चलिए अब सबसे पहले बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जिस पर हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था। इस खबर को लेकर के मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है। राजस्थान की कई मंडियों ने बंद का ऐलान कर दिया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 2% अतिरिक्त एग्री कमोडिटी के कारोबार पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। किसान कल्याण सेस के नाम पर इसका बड़े पैमाने पर भारी विरोध हो रहा है। राजस्थान में अलग अलग मंडियों में कई मंडियों ने कामकाज बंद कर दिया है और ये दलील दी जा रही है कि इससे किसानों को नुकसान होगा और किसान जब अपनी फसल लेकर मंडियों में आएंगे बेचने के लिए तो उन्हें ज़्यादा टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी तो ये टैक्स चुकाएंगे नहीं। इस तरह की अलग अलग दलील आ रही हैं। इसको लेकर हम आपको सुबह से अपडेट भी दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि कितनी दिक्कत आएगी, क्या इम्पैक्ट होगा और साथ ही और मुश्किलें भी आ सकती हैं कि जैसे अगर राजस्थान में 2% का टैक्स लगेगा लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है, तो अब जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड हो रहा है वहाँ पर जो डिलीवरी राजस्थान में ली जाएगी वहाँ पर 2% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। तो इसको लेकर के भी एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको पहले इस टैक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब वो राजस्थान में डिलीवरी लेंगे तो उन्हें 2% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, इस पर हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। कारोबारी क्या मान रहे हैं, किसान क्या मान रहे हैं और क्या सरकार इसको रोल बैक करेगी, इसकी डिमांड लगातार वहाँ पर की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़ के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, क्या लगता है आपको ये ठीक कदम है? सरकार ने तो टैक्स इसलिए लगाया होगा कि अभी राजस्व की कमी है, बाकी चीज़ें चलानी हैं तो कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये दलील जा रही है कि ये किसानों के ऊपर एक मार पड़ेगी। आप इससे सहमत हैं क्या? किसानों को तो मार डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि ये कमोडिटी ट्रेड वैसे भी मार्जिन इसमें वैसे भी कम होते हैं। बट इसमें क्या जो एक एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स वाला जो बात है ना, उसके हिसाब से ये काफ़ी एनोमली है। पहले जब हमारे यहाँ ऑक्ट्रो या एंट्री टैक्स ऐसे अलग अलग किस्म के टैक्स थे, फिर जब जीएसटी आया तो हमको ऐसा लगा कि भाई अब वन नेशन वन टैक्स होगा। बट उसके बाद की हालात देखे तो ये जैसे राजस्थान में ये 2% का सेस आया है तो नेचुरली डिस्पेरिटी आएगी। राजस्थान हरियाणा के बीच जो राजस्थान गुजरात जो बॉर्डर एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो वहाँ काफ़ी व्यापारों में दिक्कतें आएगी। कच्चा पक्का का व्यापार भी वापस हो सकता है। तो ये एटलीस्ट यूनिफॉर्म टैक्स रेजिम होना जरूरी है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म टैक्स होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो लेकिन बीरेन जी, जो सरकारों की दलील होती है वो ये कि अभी तो सरकारों की जो वित्तीय स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो क्या आप को लगता है कि ये आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहले और विकल्पों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसानों के सामने भी बहुत चुनौती हैं अभी? या तो सभी मैंने जो बोला कि यूनिफॉर्म टैक्स रेजिम, यानी सभी लोग सभी स्टेट्स या तो 2% करे या कोई ना करे, क्योंकि इसके हिसाब से जो डिस्क्रिप्शंसी होती है ना कि कहीं मस्टर्ड आपको 4000 का मिलेगा, कहीं 4080 का मिलेगा, कहीं 4050 का मिलेगा। तो ये यूनिफॉर्म टैक्स रेजिम नहीं होती तो ये काफ़ी दिक्कतें आती है और वो फ्यूचर्स के व्यापार को भी डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। क्रूड से शुरुआत कर लेते हैं। क्रूड में शुरुआती दौर में अच्छी तेज़ी का माहौल बना था, लेकिन अब कच्चे तेल की तेज़ी कम होती हुई दिख रही है। तो भाविक पटेल जी, क्या लगता है आपको, क्रूड का मार्केट क्या आज शाम के कारोबार में और गिर जाएगा? क्या करना चाहिए इसमें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि क्रूड की जो थोड़ी रैली है वो थोड़ा ओवर एक्सटेंड ज़रूर से हो गया है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर है वो आई थिंक डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि अगर हम ऑयल की जून डिलीवरी और डिस्काउंट जुलाई की भी देखें तो वो जो स्प्रेड है वो एक महीने का सबसे कम हो गया है। तो कंसर्न मतलब ओवर सप्लाई, अभी जो कंसर्न है वो थोड़ा ईज हो गया है। आई थिंक जो ओवर सप्लाई का पीक है वो भी रीच हो गया है और अभी मार्केट थोड़ा रीबैलेंस भी कर रहा है। और
क्रूड ऑयल हमने देखा कि 800 से लगातार 1900 एक स्ट्रेट लाइन में चला चुका है और अभी आई थिंक 61.8% रिट्रेसमेंट पे भी आ चुका है। तो आई थिंक अभी लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और रैली थोड़ी ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अगर 1650 के नीचे अगर जाता है क्रूड जो 50% रिट्रेसमेंट है तो आई थिंक वापस से सेलिंग आ जाएगा। WTI भी $28 जो करीब है वहां पे 50 डेज की मूविंग एवरेज है और वहां पे ही उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो आई थिंक यहाँ से कोई भी एक्सॉशन की साइन आएगी तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल में। तो आज के दिन अगर जब तक 1900 के ऊपर नहीं जाता है तब तक एक बार सेल में ही रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि नीचे वापस इंट्राडे 1750 से 1740 का आ सकता है तो 1900 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 1750 1760 का टारगेट के लिए। ओके बीरेन जी, आपका क्या व्यू है क्रूड को लेकर, क्योंकि क्रूड का मार्केट अभी उस लेवल पे खड़ा है जिस लेवल पे किसी के मतलब किसी तरफ के बारे में एक पक्का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाव निश्चित तौर पर बहुत निचले लेवल के आसपास है, लेकिन फिर भी कब मार्केट कितना गिर जाए इसका अंदाजा इसलिए लगाना मुश्किल हो रहा है कि अब तो माइनस तक में भाव जा रहे हैं। तो अब जो खबरें आ रही हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में कामकाज शुरू होगा तो डिमांड बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा, लेकिन क्या ये वजह इतनी पुख्ता वजह है कि मार्केट को लंबे समय तक ऊपर की तरफ बनाए रखेगा? आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका में शेल प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन कट आए, कुछ बड़ी कंपनियों के काफी लार्ज कट आए हैं, जैसे एक बड़ी कंपनी ने 1 लाख बैरल पर डे का कट किया है, इसकी इफेक्ट थोड़ी आ रही है। और रीओपन की भी बात हो रही है इटाली, यूरोप, अमेरिका में, उसकी भी, और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली है। बट मैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो थोड़ा टेपर डाउन होना चाहिए। मैं 1900 के लेवल पे इंट्राडे के हिसाब से क्रूड शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 1960 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 60 रुपए का, और 1780 1820 के बीच के टारगेट रहेगा। बट स्ट्रिक्टली ये इंट्राडे है, ओवरनाइट नहीं कैरी करना है। ठीक है, तो दोनों एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि आपको कच्चे तेल में तेजी पर बिकवाली करनी है। लेवल का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएं, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ना करें, ये हम आपको बार बार कहते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस आपको जोखिम से बचाएगा, लेकिन नीचे की तरफ भाव जाएगा। शॉर्ट करने की राय दोनों एक्सपर्ट आपको कच्चे तेल में दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोल्ड की। और गोल्ड का मार्केट भी रेंज में है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। दायरे के इस बाजार में भाविक आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए कोई ट्रेड आपको गोल्ड में दिख रहा है, करना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, देखिए गोल्ड का मार्केट बाय ऑन डिप्स की ही अभी दिखा रहा है और आज अभी 545 को एडीपी का नॉन फार्म पेरोल है। तो आई थिंक 6 बजे के करीब जब नॉइज या पूरी वॉलेटिलिटी हो जाती है उसके बाद एक ट्रेड आ सकता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 45,620 के करीब आता है तो वहां से बाई करना चाहिए 45,880 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 45,480 का। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक छोटे से दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, स्पॉट में 1715 ऊपर और नीचे 1690 पे, और फंडामेंटल फैक्टर्स भी अभी चल रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करते तब तक पोजिशनल मूव नहीं देख पाएंगे। पर ओवरऑल आज के दिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो 45,620 के करीब आता है तो लॉन्ग ही कीजिए। ओके, ठीक है, ये राय आपकी गोल्ड पर है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है आनंद का, उज्जैन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए आनंद। जी सर, नमस्कार सर। ये मैं पूछ रहा था कि चना वायदा अपने समर्थन मूल्य के ऊपर कब तक जाएगा? हेलो। चना वायदा समर्थन मूल्य के ऊपर कब तक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। समर्थन मूल्य से काफी नीचे है भाव अभी। बीरेन जी, क्या इसकी कोई गुंजाइश आपको दिख रही है कि चना वायदा समर्थन मूल्य के ऊपर चला जाए? फिलहाल नहीं रहा, क्योंकि समर्थन मूल्य के हिसाब से वो 4,600 पे ट्रेड होना चाहिए। अभी करीबन 200-250 रुपया नीचा चल रहा है। चेन्नई का क्रॉप भी काफी अच्छा है, पुरानी इन्वेंट्री भी थोड़ी है, और लॉकडाउन के बाद का जो रिसेशन है उससे परचेसिंग पावर में काफी बड़ा डेंट लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला तो ये शायद 4,000 के आसपास स्टेबल होगा। फिलहाल इसकी रेंज हम 4,000-4,400 के बीच मानते हैं। ठीक है, प्रशांत हैं, आप अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रशांत।
हेलो हेलो। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने जो कि मेरी 140 रुपये से नेचुरल गैस माइनस थी, तो कल जो कि आपने उसको डबल से प्लस करने के लिए कहा था, तो मैंने डबल से प्लस कर दी थी 159 रुपये से। अब ये 4.5 रुपये नीचे आ गई, अब मुझको डबल लॉस हो रहा है। ठीक है। नेचुरल गैस वैसे है काफ़ी वोलेटाइल काउंटर, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की राय भी दी गई थी, लेकिन भाविक पटेल अब यहाँ से क्या गुंजाइश है एनजी में, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है, कभी दाम बढ़ जाते हैं कभी दाम गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट, तो क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं आगे इसमें? देखिए, कल हमने नेचुरल गैस में जो उछाल देखा था वो उसकी वजह से हुआ था कि कल जो पाइप फटी थी, थोड़ा उसकी वजह से अनप्लान्ड आउटेज हुआ था, और दूसरा कि थोड़ा कोल्ड वेदर है। पर प्रॉब्लम यही है कि अगर इन्वेंट्री हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री है, और ये जो अनप्लान्ड आउटेज है वो मेंटेनेंस के बाद वापस फ्लो होना शुरू हो जाएगा नेचुरल गैस में। तो आई डोंट थिंक कि 60 के ऊपर सस्टेन करेगी। मैंने लास्ट वीक भी किया था कि अगर 53 के ऊपर जाता है तो 150 160 तक ही चाहिए। आई थिंक 160 तक तो जो लेवल ऊपर था वो आ चुका है। मुझे अब लग रहा है कि वापस यहाँ से अगर 155 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो वापस 150 से 148 तक आ सकता है। तो एक बार 155 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर आज के दिन उसके नीचे क्लोज आता है या लास्ट में भी क्लोजिंग आता है तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि 148 150 तक लेवल दिख रहा है। आई थिंक वापस 162 के ऊपर जाता है तो ही पोजिशनली पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है। हर्षित हैं आप हमारे साथ ग्वालियर से, पूछिए हर्षित। सर मेरा 45,200 का गोल्ड रुका हुआ है एक। क्या बाई किया है आपने या सेल सर मेरा सेल है 45,200 का। 45,200 का अच्छा, सर गोल्ड है सर। 45,200 का आपने गोल्ड बेचा है, लग रहा है ओके। सर आगे फ्यूचर में सर? ठीक है बीरेन जी, क्या करना चाहिए? 45,200 पर गोल्ड में इनकी बिकवाली है, शॉर्ट किया है इन्होंने, क्या सुझाव आपका इनके लिए? 45,900 के स्टॉप लॉस से रहना चाहिए, और 45,200 के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट आया तो निकल जाना चाहिए। फिलहाल ये सीमित कारोबार में है, लेकिन अगले वीक शायद रेट कट आएगा फेड का, तो फिलहाल शॉर्ट साइड में अवॉइड करें। ओके ठीक है। प्रवीण इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए प्रवीण। मचिंदर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 20 लॉट निकल के सेल किए 926 रुपए से, और मेरा भाविक पटेल जी से सवाल है, विनम वकील जी से नहीं। भाविक जी 926 पर इन्होंने निकल में सेल किया है, क्या करना चाहिए इनको? अभी एक बड़ा ट्रेड है इनका मार्केट में, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए, निकल वही एक बेस मेटल है कि जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट लग रही है। अभी थोड़ा बेस मेटल इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि चाइना 5 दिन की हॉलीडे के बाद ओपन हुआ है। तो आई थिंक चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ तो 936 938 एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निकल में पॉजिटिव आ सकता है। तो आई थिंक 940 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आज के दिन ज्यादा बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि वापस अगर नीचे आता है तो 926 से 920 के करीब आता है, तो 926 के करीब आता है तो एक बार शॉर्ट से आपकी पोजीशन निकल जाइए, क्योंकि अभी यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा शॉर्ट में रहना चाहिए। ठीक है। अंकित हैं मुंबई से, पूछिए अंकित जी। मैंने 42,230 पे एक सिल्वर सेल किया है, तो अभी आगे क्या करना चाहिए वो जानना है। ओके, 42,230 पे सिल्वर में शॉर्ट किया है, क्या शॉर्ट में बने रहना ठीक रहेगा बीरेन जी अभी सिल्वर में? सिल्वर में शॉर्ट पे उनके कॉस्ट के हिसाब से ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए, और वो बाय में जा सकते हैं इसी लेवल पे, या तो 42,000 पे बाय में जा सकते हैं। ओवरऑल इसकी रेंज 41,800 टू 43,000 तक की रहेगी। अपसाइड गुंजाइश ज्यादा है, डाउन साइड कम है। अपसाइड ज़्यादा संभावना दिख रही है बीरेन जी को, और डाउन साइड कम। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। कल के लिए बीरेन जी
एग्री मार्केट को अगर हम ओवरऑल देखें तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं है अभी एग्री के काउंटर, लेकिन कल के लिहाज से अगर कहीं पर नज़र रखनी हो एग्री में तो आपका सुझाव क्या होगा, कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए? जून गवार में सेल साइड जा सकते हैं 3500 के आसपास, 3500 के आसपास, 3550 का स्टॉप लॉस है, 3420 का टारगेट। केस्टर में भी 3720 में शॉर्ट जा सकते हैं, 3780 3800 का स्टॉप लॉस और 3620 का टारगेट रखते हुए केस्टर और गवार ये दोनों सेल साइड के काउंटर लग रहे हैं। ओके, अगला सवाल कदम का है, रतलाम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कदम जी। जी आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है सर, जैसे कि तो आज उसमें इन्वेंट्री में सर भाव इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है? अब देखिए इन्वेंट्री कैसे आएंगे वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी क्या संभावना आपको दिख रही है भाविक आज शाम के लिए क्रूड मार्केट आफ्टर इन्वेंट्री डेटा? देखिए मार्केट ने थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट कर लिया है कि इन्वेंटरी ज़्यादा ही आने वाली है, पर ये जो रैली आई थी वो इसकी वजह से भी आई थी कि थोड़ा बहुत अभी इकोनॉमीज ओपन हो रहे हैं तो डिमांड भी ज़्यादा होगी और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी था, तो ये आई थिंक ये सब ऑलरेडी हो चुका है। अभी थोड़ा 1900 से 2000 के ऊपर अगर MCX में जाना है तो एक नया कारण होना चाहिए और अभी वो लग नहीं रहा, तो आई थिंक यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर इन्वेंट्री में भी मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से कम आएगी तो एक बार उछाल होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा रैली, तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आई थिंक जब तक 2000 के ऊपर अभी ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग पोजीशन अवॉइड ही रखना चाहिए। ओके, एक सवाल वीरेंद्र जी मेरा आपसे और होगा, हमने मेटल में अलग अलग कमोडिटी की बात की है, लेकिन आपको जिंक और लेड ये दो काउंटर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? लीड काफी कमजोर है क्योंकि इसमें ओवर सप्लाई की कंडीशन है और जो मेजर कंज्यूमर है ऑटोमोबाइल उसके फंडामेंटल बेहद खराब है। जिंक में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे क्योंकि आज चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिट्स को अप्रूवल दिया है, यानी अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रिटेल इन्वेस्टर भी ETF टाइप के माध्यम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन को भी थोड़ा रिस्टार्ट हुआ है और दूसरी इंडस्ट्री भी थोड़ी रिस्टार्ट हुआ है, तो जिंक मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। तो मैं लेड शॉर्ट करके जिंक बाय करके स्प्रेड करना चाहूँगा और इस स्प्रेड में थोड़ा वेरिएंस में 4-5 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि क्या करना है अभी पूरे मेटल में। और इस बीच मुरादाबाद से एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए, अमित हैं। पूछिए अमित जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप ये 5-56 प्रोग्राम दिखाएंगे कि सर्विस जो छूट जाए लोगों की उनको क्या करना चाहिए, उसी विषय में सर मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना था, क्योंकि और कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। तो इस वजह से सर मेरे ब्रदर इन लॉ की सर्विस इन लोगों ने 1 तारीख को निकाल दिया सर्विस को विदाउट एनी टर्मिनेशन लेटर, तो फिर सर क्या करना चाहिए? और वो ना दिल्ली में फंस गए क्योंकि आसपास उन लोगों के जो है सारे काफी पेशेंट कोरोना के हैं। नहीं देखिए आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है जब आपने सवाल पूछा। ये हम कमोडिटी का शो कर रहे हैं, ये बात ठीक है, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है और इन्हीं चिंताओं को देखते हुए हमने ये शो भी प्लान किया है, तो आप बिल्कुल देखिए। और हम भी यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, सबको अपना घर चलाना है, सबकी फैमिली है, और इसीलिए हमारी भी यही कोशिश है और हमारी भी यही मुहिम है कि किसी की नौकरी ना जाए, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। तो आप शो ज़रूर देखिए, 6 बजे हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस बीच साहिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ सूरत से। पूछिए साहिल। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है कपास खली पे। नमस्कार। ये 3-4 दिन में उसका भाव 1920 तक आ सकता है? 1920 कपास खली कॉटन सीड ऑयल केक पर आप जानना चाहते हैं कि क्या रुख होगा आगे, क्या ट्रेड करना चाहिए। बीरेन जी, आपकी तो बहुत फेवरेट कमोडिटी है कपास खली, क्या हो रहा है इसमें, आगे क्या हो सकता है?
इसमें थोड़ा सीड का ओवरहैंग है, यानी कॉटन सीड का सप्लाई थोड़ा सीसीआई के पास है। दूसरा ये है कि जो साइड की खली की प्रोडक्ट होती है ना कैटल फीड की, यानी मक्का, चना चूरी, गवार कोरमा, ये काफी कमजोर है। मक्का बहुत गिर गया है तो वो खल को भी नीचे ले जा रहा है। तो मैं इसमें शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। जून कॉन्ट्रैक्ट 1900 के आसपास, जिसमें 1970 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1770 1800 के आसपास का रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें क्या करना है आपको। ओके, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और हमने अलग अलग कमोडिटी की बात की है कि कहाँ पर क्या ट्रेंड अभी दिखेगा, लेकिन एक सवाल मेरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन उससे पहले कैलाश जुड़े हैं सदलपुर से, इनका सवाल ले लें जरा। कैलाश जी पूछिए। नमस्कार साहब। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, पूछिए सर। सिल्वर में करंट रेट पे क्या करना चाहिए सर? मेरे हेवी लॉस वैसे कवर हो सकते हैं क्या? 55,000 जाने की संभावना है क्या? 55,000 एक बड़ा टारगेट आप देख रहे हैं। चांदी में बिल्कुल ताजा भाव पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं भाविक जी? देखिए, चांदी में अभी भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, हालांकि एक सीमित दायरे में है, 40,950 से 43,200 के करीब। तो आई थिंक 40,900 के नीचे जाती है तो ही मुझे शॉर्ट लग रहे हैं। अभी 42,250 के करीब आ रही है, तो यहाँ से एक बार 42,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर ज्यादा नहीं, पर 42,450 या 42,500 का टारगेट रखिए, और जब तक 40,950 के नीचे नहीं जाता तब तक शॉर्ट मत कीजिए। ओके, नवनीत हैं हमारे साथ। पूछिए नवनीत जी। मेरे को सोना हो ना घर के लिए, 100 ग्राम सोना लेना है और चांदी लेना है, तो अभी लूं कि 2-3 महीने रुक के लूं? वीरेंद्र जी, क्या गोल्ड अभी खरीद लिया जाए या 2-3 महीने रुक के? अगर नीड है तो अभी लेना चाहिए, और नीड नहीं है तो वेट करना चाहिए। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होगा। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। गोल्ड में मेरी बाय की कॉल रहेगी 45,620 पे। टारगेट रखिए 45,880 का, स्टॉप लॉस 45,480 का। आपकी कॉल वीरेंद्र जी। कॉपर में शॉर्ट प्रेफर करूंगा 406 पे, 409 का स्टॉप लॉस रहेगा, 400 रुपए का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। लेड मेटल में थोड़ा वीक लग रहा है, तो लेड 134.30 पे शॉर्ट करना चाहूंगा, 132.80 के टारगेट के लिए, और 135.50 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, वीरेंद्र जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में किस तरह का ट्रेड अभी करना ठीक रहेगा।